हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की विषय हमारा अतीत का अध्याय 2 नए राजा और के बारे में पढ़ेंगे। नए राजा और उनके राज्य। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया। ये भारत का मानचित्र है और इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दक्षिण भारत का पोर्शन है। इसमें जो है चोल है, पांड्यन का शासन था, चेर का शासन था, और ऊपर जाने पर यहाँ पे देखिए आपका राष्ट्रकूटों का शासन है। पूर्वी चालुक्य, यहाँ पे चालुक्य का शासन है। पाल का शासन है इस एरिया में, पूर्वी भारत में। गुर्जर प्रतिहार, जहाँ पे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे है आपका आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले इलाके में। चंदेल है, चहमान, जिसे चौहान भी कहते हैं। तो आपने देखा इस मानचित्र में किन किन शासकों का किस एरिया में शासन था। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं सदी के आते आते था कि बड़े भूस्वामी यानी कि भूमि के बड़े बड़े मालिक, है ना, बहुत सारे भूमि के मालिक जिनके पास बहुत ही भूमि थी, बहुत ही ज़मीन था, योद्धा सरदार जो है अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सावंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। और ये जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, योद्धा सरदार थे, इनसे राजा को क्या उम्मीद रहती थी? ये जो है राजा के दरबार में आए, हाजिरी लगाए, राजा के लिए उपहार लाएं और उन्हें सैन्य सहायता यानी कि उनके सहायता के लिए सैनिक भी मुहैया कराएं। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर का मतलब हो गया पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। अधिक धन संपदा हो जाने पे सामंत क्या करते थे? अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी वो इतने ताकतवर हो जाते थे कि वो अपने स्वामी, कहने मतलब राजा के अधीन जो थे उनसे भी स्वतंत्र हो जाते थे, उनकी बात को भी नहीं माना करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। राष्ट्रकूट जो बाद में एक साम्राज्य बन के उभरा, वो जो थे शुरुआत में सामंत ही थे और वो चालुक्य राजाओं के अधीन थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और 8वीं सदी के बीच में राष्ट्रकूट प्रधान जो कौन था? वो दंती दुर्ग था, ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से
इनकार कर दिया, मतलब उनसे आज़ाद उनकी जो उनके अंतर्गत जो थे उनसे वो आज़ाद होने का घोषणा कर दिए। उसे हराया, और क्या हुआ, बाद में दंती दुर्ग ने उनसे युद्ध किया और उसे हराया। और हिरण्यगर्भ जब युद्ध किया अपने चालुक्य स्वामी से, चालुक्य राजा से जिसके अधीन वो था, उसे युद्ध किया तो दंती दुर्ग ने उसे हराया, चालुक्य राजा को। और हिरण्यगर्भ, इसका मतलब होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मजना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। हराने के बाद उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया, और यह अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था या ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। इस हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने का मतलब यह था कि जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते हुए भी इस अनुष्ठान कराने के बाद, हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान कराने के बाद क्षत्रिय बन जाएगा। तो जो राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग था वो चालुक्य राजा से अपनी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया और उससे युद्ध किया और उसे हराया, और क्षत्रिय बनने के लिए उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उद्यमी परिवार यानी कि जो बहुत ही विकसित थे, धन संपन्न परिवार थे, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? सैन्य का, यानी कि सेना का इस्तेमाल किया अपने आप को राजगद्दी दिलाने के लिए। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये लोग जो थे ये क्या थे? हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। कौन कौन? कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ शस्त्र को अपना लिया। यानी कि पूजा अनुष्ठान कराने का जो पेशा था ब्राह्मणों का, उसे छोड़ उन्होंने क्या किया? शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज सफलतापूर्वक स्थापित किए। कदम मयूर शर्मन जो है कर्नाटक में अपना राज स्थापित किया, और गुर्जर प्रतिहार जो है कदम मयूर शर्मन जो है कर्नाटक में अपना राज स्थापित किया, और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में। राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत कहने मतलब जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, भूस्वामी होते थे, साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। उनका जो पावर होता था वो इनके साथ शेयर किया करते थे, सामंतों के साथ, किसान के साथ, व्यापारी और ब्राह्मणों के साथ। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। उत्पादक जो भी हो, जैसे कि किसान अनाज उत्पादन करते हैं, पशुपालक पास पशु है और उससे बनी हुई सामान, कारीगर, इन सभी से क्या लिया जाता था? संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। जो भी जिस चीज़ का उत्पादन करता हो, इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। और ये जो भी उत्पादक है, इन्हें जो है पूरे उत्पादन का एक हिस्सा देना होता था, देने के लिए मनाया जाता था, नहीं तो फिर जोर जबरदस्ती करके लिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, और इस हिस्से को क्या मानकर वसूला जाता था? लगान, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्स, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था।
और जो भी टैक्स लेता था वो क्या कह करके लेता था, वो कहता था कि मैं ज़मींदार हूँ, इस पूरे एरिया का मालिक हूँ। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व यानी कि राजा के लिए कर, टैक्स, वो जो है व्यापारियों के लिए भी लिया जाता था, व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मांगों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ये टैक्स का कल्चर प्रारंभ से ही रहा है। जैसे आज भी हम लोग जो है जो भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, या फिर जो वेतनभोगी हैं, जो नौकरी करते हैं, उन्हें टैक्स देना होता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें टैक्स देना होता है। तो हमारे टैक्स, जनता के लोगों के टैक्स से ही जो है पूरा देश का जो है व्यवस्था टिका हुआ रहता है ना। तो उसी तरह से पहले भी राजा जो है, जैसे आज हम सभी टैक्स देते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, उसी प्रकार पहले के राजा भी जो है अपने राजकाज संभालने के लिए अपनी प्रजा यानी कि जनता से टैक्स लिया करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच की जाती थी और लोगों से, प्रजा से कर वसूलने के लिए, लगान वसूलने के लिए प्रभावशाली यानी कि पावरफुल परिवारों के बीच से ही आदमियों को चुना जाता था जो लगान वसूल कर सके लोगों से, और प्रायः वंशानुगत होती ही थी और यह जो है वंश दर वंश चलती थी एक ही परिवार से। सेना में भी ऐसा ही होता था, सेना में भी वंशधरी, वंशानुगत ही थी। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। कई बार क्या होते थे कि राजा के निकट संबंधी ही इन पदों पर आसीन रहते थे। तो पहले क्या था कि वंशानुगत था, लेकिन आज क्या है कि हम लोग चुनते हैं और किसी भी पद पर आसीन होने के लिए लोगों को परीक्षा देना पड़ता है, चयनित होना पड़ता है। लेकिन पहले ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी। पहले क्या थी, वंशानुगत थी, वंश दर वंश चलती थी। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते थे। प्रशस्ति मतलब राजा के प्रशंसा में लिखी गई शब्द, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती थी कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में, और हर एक राजा अपने आप को जो है सूरवीर और विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहता था। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये जो प्रशस्ति है वो किसके द्वारा रची गई थी, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ब्राह्मण को कैसे पुरस्कृत करते थे, भूमि अनुदान, यानी कि ज़मीन का कुछ हिस्सा उन्हें दान के रूप में दे करके ब्राह्मण को पुरस्कृत किया करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ये देखिए, ये ताम्र पत्र है और ये ताम्र पत्र पे एक मोहर लगा हुआ है राजा का, जो यह साबित करता है कि ये ऑथेंटिक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है। बारहवीं शताब्दी के एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले
राजाओं का इतिहास दर्ज है। 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य भी रचा गया जो क्या है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। और मैं बता दूं कि कलहन नामक रचनाकार द्वारा रचा गया बृहत संस्कृत काव्य का नाम क्या है, राजतरंगिणी। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले से इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। प्रशस्तियाँ में क्या लिखी जाती है, राजा अपने आप को जैसा दर्शाना चाहता है वैसा उसमें लिखा हुआ रहता है, उसकी प्रशंसा में लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये जो कलहन द्वारा जो रचित पुस्तक थी, उन्होंने उस समय चल रहे प्रचलन का जस्ट अपोजिट किया। उन्होंने उन्होंने शासकों यानी कि राजा और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाया। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे एक दूसरे के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गंगा घाटी में जो कनौज नगर था, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। पहले के राजा क्या होते थे कि धन संपत्ति के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, अपना धन संपत्ति बढ़ाने के लिए, या फिर अपना जो क्षेत्र था उसका विस्तार करने के लिए भी युद्ध हुआ करता था। तो उसी प्रकार गंगा घाटी में कनौज नगर था। उस क्षेत्र के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश तीनों शासक जो हैं, कौन कौन, गुर्जर, प्रतिहार एक, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल वंश, तीनों जो है सदियों तक, कई शताब्दियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के जो है आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। समझ गए? त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कनौज नगर को लेकर के गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों में सदियों तक जो है लड़ाई चलते रहा, है ना। तो इसी संघर्ष को हम जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष। चूँकि इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इन्हें हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है जिसने मंदिरों पर बहुत आक्रमण किया। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। मध्य एशिया के भाग कहाँ तक, ईरान तक और उत्तर पश्चिमी हिस्सा तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। वो हर एक साल जो है उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। जब भी वो आक्रमण करता था उसका निशाना क्या था, जो भी संपन्न मंदिर रहता था वो।
और उसमें एक था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। महमूद जितना भी धन उठा करके यहाँ से ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पे खर्च हुआ? गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी के द्वारा क्या लिखा गया? अल हिंद, जो इतिहासकारों को बहुत सारे चीज़ जानने में मदद करता है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जिसे चौहान भी कहते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। कहाँ कहाँ शासन? चौहानों का कहाँ कहाँ शासन था? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर, जहाँ उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफ़गान शासक को 1191 में हराया। सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफ़गान शासक को कब हराया? 1191 में। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया।